नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, महिला से बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी को अदालत से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत अर्जी पर कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रखा था और अब 16 अगस्त के बाद मामले की अगली सुनवाई हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि अभी श्रीकांत त्यागी ग्रेटर नोएडा के लुक्सर जेल में बंद है और कल कोर्ट की तरफ से जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। देखिए, अब जो सामने बात आई है, जो फैसला कोर्ट की तरफ से सामने आया है, उसके मुताबिक जमानत नहीं मिले 16 अगस्त के बाद अगली सुनवाई हो सकती है। क्योंकि अब देखिए, आज रक्षाबंधन का मौका था और इसके बाद आगे भी 15 अगस्त का त्यौहार और उसके बाद ये सुनवाई हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में श्रीकांत त्यागी बंद है। महिला के साथ बदसलूकी का मामला है और इसी मामले में जमानत याचिका खारिज की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे ब्रिजेश सिंह। जमानत पर रिहा हुए ब्रिजेश सिंह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कुछ दिन पहले ही 14 साल से जेल में बंद थे और जेल से देखिए रिहाई हुई। 14 साल से जेल में बंद होने के बाद जेल से रिहाई हुई और अब बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ पहुंचे हुए हैं। परिवार के साथ ब्रिजेश सिंह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और 14 साल के बाद कुछ ही दिन पहले जेल से रिहाई हुई और अब बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बड़ी खबर आपको वाराणसी से दे रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। परिवार के साथ पहुंचे हैं ब्रिजेश सिंह काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो ये नया प्रांगण बना है, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए, मंदिर के अंदर की तस्वीर, काशी विश्वनाथ के अंदर की तस्वीर है ये और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। परिवार के साथ वो पहुंचे हैं। ये काशी विश्वनाथ के प्रांगण की तस्वीरें हैं, जहां पर ये देखिए अंदर की तस्वीर, जहां पर मोबाइल कैमरे अलाउ नहीं है। ये वहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब देखिए, ये प्रांगण की तस्वीर है। जो नया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, वहां के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। 14 साल के बाद रिहाई हुई है। लंबे समय के बाद रिहाई होने के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। परिवार के साथ उनकी पत्नी देखिए मौजूद है उनके साथ। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन के दौरान की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ब्रिजेश सिंह की तस्वीरें अपनी पत्नी के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ काशी विश्वनाथ पहुंचे। दर्शन उन्होंने किया, बाबा का आशीर्वाद लिया है। और आपको बताएं कि जमानत पर रिहा होने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे। 14 साल बाद कुछ दिन पहले उनकी रिहाई हुई, जमानत मिली और अब सीधे देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ की तस्वीरें हैं। नीतीश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, कुछ ही दिन पहले रिहाई हुई है और सीधे बाबा के दर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। कौन कौन मौजूद था ब्रिजेश सिंह के साथ? देखिए, ब्रिजेश सिंह के साथ उनका पूरा परिवार मौजूद था। पत्नी मौजूद थी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी मौजूद थे और बाबा को उन्होंने दर्शन किया। रिहाई के बाद उनका दर्शन था, उन्होंने बाबा के साथ आशीर्वाद दिया। लेकिन ये दर्शन और इस दर्शन की जो तस्वीर है वो सवाल पैदा कर रही है। सवाल इसलिए पैदा कर रही है कि आप और हम या आम श्रद्धालु जब मंदिर के अंदर प्रवेश करता है तो मुख्य द्वार पर ही कहा जाता है आप अपने मोबाइल और कैमरा और इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोग वहाँ पे स्थानीय जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं जिनको मोबाइल अलाउ है, वो इसकी तस्वीरें निकाल कर दे देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ब्रिजेश सिंह अंदर दर्शन कर रहे थे तो उस दौरान कौन ब्रिजेश सिंह की तस्वीरें उतार रहा था? आखिर क्या प्रशासनिक अमले की उस पर नजर नहीं पड़ी क्या? या फिर ब्रिजेश सिंह अपने साथ किसी को लेके गए थे? या फिर उनका रसूख अभी भी उसी तरह से है जिसने कोई भी उनको कैमरे में फोटो और तस्वीरें उतारने से रोक नहीं सका? ये बड़े सवाल है और देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह की जो तस्वीरें उतारी जा रही हैं इस पर सख्ती की जाएगी। क्या इस विषय को भी जो मंदिर प्रशासन है उस पर सख्त रवैया से अख्तियार करेगा? ये सब सवाल है और इसी पर यह देखना है कि मंदिर प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। जी जय। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश सिंह अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचे और देखिए जहां पर मोबाइल कैमरे अलाउ नहीं है वहां की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए मंदिर प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। अब रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। 2024 चुनाव से पहले यूपी में महागठबंधन की हलचल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। विपक्ष को साथ लाने की पहल करेंगे, प्रमोद तिवारी का ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के साथ 32% वोट है, जबकि 68% उनके खिलाफ, और अगर इनमें से 50% भी साथ आ जाएंगे तो विपक्ष सत्ता में होगा। इतना ही नहीं, भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने के बाद पाप धुलने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, कांग्रेस तिरंगा यात्रा में उस तरीके से पार्टिसिपेट करती हुई नजर नहीं आई जैसे बीजेपी आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी अपना अभियान चला रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कैसे शुरुआत कर दी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यक्रम जब जारी हो गया उसके बाद भाजपा ने किया है। ये तो हमारा कार्यक्रम था और हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये एक बात आपको विस्तृत ब्यूरो ने AICC से मिल जाएगा। पर बात दूसरी है कि जब ये तिरंगे के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू ने रावी के किनारे पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, गांधी जी के प्रेरणा से जब 1942 में ग्वालियर टैंक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, तब यही भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन के लोग लिखित रूप से अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए इस तिरंगे के खिलाफ खड़े थे। तो आज अपना पाप धो रही है, फिर भी तिरंगा कोई लेके निकले, स्वागत है उसका। कांग्रेस इस कार्यक्रम में आगे है। सर, जब से बिहार में बीजेपी का गठबंधन टूटा है, कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के अंदर एक खुशी दिख रही है और तमाम सभी लोग एकता की बात करें, तो क्या कांग्रेस, जो कि सबसे मुख्य विपक्षी दल है, यूपी के अंदर सपा बसपा को साथ लाने का काम करेगी या पहल करेगी? देखिए, गणित समझ लीजिए, मोदी जी के पास तमाम एलाइज के साथ सिर्फ 32% के आसपास वोट, 68% वोट मोदी जी के खिलाफ। अगर इस 68% को एक कर लिया जाए, निसंदेह कांग्रेस सबसे बड़ा दल है विरोधी, एक कर लें हम, और मान लीजिए 18% वोट बहक भी जाए, तो 50% के साथ मोदी का जाना तय होगा 2024 में, और 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ विपक्ष का आना तय है। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। सीएम योगी और जेपी नड्डा की मुलाकात जारी है। पिछले 1 घंटे से दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा, प्रदेश में आगे संगठन के कामकाज पर भी मंथन हो रहा है। सरकार के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हो रही होगी। संभवतः यही तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इन दोनों नेताओं के बीच में इस वक्त चर्चा हो रही होगी। देखिए, तस्वीरें उस वक्त की है जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और यहाँ पर सीएम ने कुछ गिफ्ट भी किया है जेपी नड्डा को। वो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, दोनों के बीच मुलाकात हो रही है। शायद भगवान की तस्वीर है जिसको गिफ्ट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में मौजूद हैं और देखिए पिछले 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, दोनों ही नेताओं के बीच में चर्चा हो रही है। और अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, क्या मुलाकात को लेकर अपडेट है इस वक्त और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, अगर बात करें तो तकरीबन 1 घंटे के करीब ये मुलाकात चली है। मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्ति होनी है, तो उसको लेकर के भी मंथन किया गया। इसके साथ साथ सरकार के कामकाज को भी मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से पार्टी अध्यक्ष को बताया कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है और आगे किस तरीके से कामकाज हो, इसको लेकर के दिशा निर्देश भी लिया। इसके साथ साथ सरकार और संगठन के बीच में समन्वय किस तरीके से इन तमाम सारे मसलों को लेकर के यहाँ पे चर्चा की गई है। तकरीबन घंटे भर की मुलाकात ये रही है। मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। मुलाकात खत्म करके मुख्यमंत्री सीधा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से हिंडन एयरबेस के लिए रवाना हुए हैं, जहां से वो लखनऊ के लिए जाएंगे। जाहिर तो बात है कि इनका ये दिल्ली दौरा था और 4 दिन पहले ही वो दिल्ली दौरे पर जब आए तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और आज यहाँ पे आके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए और किस तरीके से आगे जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम को लेकर चर्चा की गई है। ये सब महत्वपूर्ण बैठक इस बैठक में रही है। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ आ चुका है। मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए स्वामी आनंद गिरी के खिलाफ नरेंद्र गिरी के जिन शिष्यों अमर गिरी और पवन महाराज के हस्ताक्षर से एफआईआर दर्ज कराई गई।
अब दोनों उससे मुकरते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों शिकायतकर्ता ने एफआईआर पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने ना तो किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और ना ही खुदकुशी का शक जताया और ना ही हत्या का। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने एफआईआर में आनंद गिरी समेत किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिया और उनसे सादे पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिया गया था। आनंद गिरी को आरोपी बना दिया गया। आपको ये भी बता दें कि मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत को लेकर इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और ऐसे में ये नाटकीय मोड़ सबको हैरान करने वाला है। तो वहीं नरेंद्र गिरी केस में आए नए मोड़ में मुख्य आरोपी आनंद गिरी का खेमा खुश है। आनंद गिरी के वकील की माने तो पहले से ही कहा जा रहा था कि आनंद गिरी वो गलत तरीके से साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। एफआईआर दर्ज कराने वाले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने अब केस वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। 5 पन्ने का हलफनामा दिया है। इससे इस केस पर क्या फर्क पड़ेगा और खासकर जो महंत स्वामी आनंद गिरी की जमानत अर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, इस बारे में हम बात करते हैं स्वामी आनंद गिरी के वकील विजय द्विवेदी जी से। ये बताइए कि किन लोगों ने एफआईआर कराई थी और किन लोगों ने आप लोगों के पक्ष में हलफनामा दिया है और क्या कुछ उसमें कहा गया? देखिए, एफआईआर आश्रम में ही रहने वाले अमर गिरी और पवन जी ने कराई थी और उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई है कि एफआईआर में जो मूल तथ्य दर्शाए गए हैं वह मेरे कथन नहीं है। हम लोगों से गैर जानकारी में ऐसा करा लिया गया है। तो पहले दिन से ही मैं कह रहा हूं कि यह सारा जो प्रकरण है उसमें केवल आनंद गिरी जी को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। यह सत्यता से परे है और जो सीबीआई ने जो जांच किया है वो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी में उनका निर्णय था और अब हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है। माननीय उच्च न्यायालय में इस समय यह प्रकरण चल रहा है और उच्च न्यायालय निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेना चाहिए उनको कि जब मूल रूप से प्रार्थना पत्र देने वाले, एफआईआर कराने वाले लोग ही मूल तथ्य से अनभिज्ञ हैं तो घटनाक्रम क्या रहा होगा, यह इस प्रकरण को हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आनंद गिरी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि मुझे साजिशन फंसाया गया है, इसके पीछे कोई दूसरे लोग हैं और बहुत बड़ी साजिश रची गई है। तो जब अब एफआईआर कराने वाले एफआईआर वापस लेने की बात कह रहे हैं तो क्या लगता है कि आप लोगों की तरफ से जो बात बार बार कही जा रही थी वो उसको और आधार मिल रहा है? बिल्कुल, हम लोगों ने तो पहले ही दिन कहा था कि आनंद गिरी जी से और नरेंद्र गिरी जी से लगभग 6 महीने से कोई बात नहीं हुई थी, कोई टेलीफोनिक वार्ता नहीं हुई थी, कोई किसी तरह का आपस में संवाद नहीं हुआ था। ऐसे में उनको आत्महत्या के लिए किस तरह से वो उकसा रहे थे यह एक रहस्य बना हुआ है और तमाम ऐसे तथ्य आ रहे थे कि इनके पास ऐसे वीडियो हैं, ऐसे वायरल ऑडियो हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। पूर्णतया एकदम साजिश के तहत ही उनको फंसाया गया है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, गंगा। हालांकि इस नए मोड़ को लेकर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह ने सवाल खड़े कर दिए और साजिश की आशंका भी जाहिर की है। सुनिए। हमारे साथ इस वक्त दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के मामा डॉक्टर महेश सिंह जी मौजूद हैं। बेहद सदमे में हैं, बेहद हैरान हैं कि आखिरकार जो बेहद करीबी शिष्य थे जिन्होंने एफआईआर कराई थी वही उन्होंने कदम कैसे पीछे खींच लिए हैं। क्या उस वक्त कोई बड़ी साजिश रची गई थी या इस पूरे मामले में अब बड़ी साजिश रची गई है? डॉक्टर महेश जी बताइए, ये हैरान कर देने वाली बात आपके लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो संत समाज हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं या महंत नरेंद्र गिरी के जो अनुयायी थे, सभी के लिए ये बहुत चौंकाने वाला, बहुत ड्रामेटिक फैसला ये सामने आया हुआ है। हाँ, ये तो निश्चित रूप से जो है एकदम से बिल्कुल आश्चर्यजनक मूव है कि जिस तरह से किया गया अचानक आज लगभग 1 साल होने को है और 1 साल बाद यदि इस तरह से जो शपथकर्ता जिन्होंने एफआईआर लॉन्च किया था अपने को इस मामले से अनभिज्ञ बतलाते हैं या वापस लेने की बात करते हैं तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि या तो उस समय कोई साजिश रची गई और या इस समय कोई साजिश रची जा रही जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। ये मामला सबके संज्ञान में है और हमारा तो ये कहना है कि यदि
इस तरह से मामले को FIR को वापस लेने की प्रक्रिया जारी की जाती है तो माननीय न्यायालय को खुद इसमें जो है आगे आना चाहिए और इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें कि FIR कराई गई और कोर्ट का से इतना समय बर्बाद किया गया, इतना धन बर्बाद किया गया, सरकार के तरफ से तमाम धन की बर्बादी हुई, CBI की रिपोर्ट की गई, ये सारे खर्चे क्यों कराए गए। ये कोर्ट को खुद संज्ञान ले करके जो FIR दर्ज किए हैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर वो इसका जवाब दें। और वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर अलर्ट के बाद लखनऊ में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आज ज्वाइंट सीपी पीयूष मोडिया विधानसभा और लोक भवन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान ADG ट्रैफिक अनुपम कुलश्रेष्ठ रहे। DCP सेंट्रल समेत अन्य पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ADG ट्रैफिक अनुपमा कुलश्रेष्ठ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जारी हैं और इसे और बेहतर करने की कोशिश है हमारी। 15 अगस्त के मद्देनजर इस समय शहर में जगह जगह तैयारियां की जा रही हैं। विधानसभा और लोक भवन दोनों ही जगह आप देख सकते हैं भव्य आयोजन की तैयारी है। इनके बीच में अगर बात करें जो सड़क जा रही है और इसे लेकर इस समय पूरी जो पुलिस व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो तैयारियों में जुटा है। खुद JCP लॉ एंड ऑर्डर जो है पीयूष मोडिया वो यहाँ पर आए हैं और अधिकारियों के साथ में पूरी व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। हमारे साथ में ADG अनुपमा कुलश्रेष्ठ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम ये बताइए कि जो तैयारियां हैं, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े स्तर पर कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक, इन दोनों चीज़ों पे किस तरह की तैयारी? तो बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं और यातायात पुलिस की तरफ से हम पूरा जायज़ा ले रहे हैं और जो भी यातायात का प्लान है 15 अगस्त के लिए उसका हम परीक्षण कर रहे हैं और उसको ऑन द स्पॉट भी देख रहे हैं और उसमें जिस प्रकार से हम सब और सुदृढ़ कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं। इसकी ड्राई रिहर्सल भी करवाएंगे और ताकि जो 15 अगस्त का दिन है उस दिन सीमलेसली ट्रैफिक व्यवस्था रहे और किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है और बड़े पैमाने पे इस पर हम पर्व सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए लिहाजा सभी जो विशिष्ट अतिथि और सभी जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर सकें और इसके लिए यातायात व्यवस्था में जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको पूरा करेंगे। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। और वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर CM योगी सख्त हैं। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिकारियों से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा है उन्होंने। CM का आदेश है कि कहीं ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो, इसका बहुत ध्यान रखा जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि त्योहारों का मौका चल रहा है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो आम लोगों को और खास लोगों को, इसका बहुत ध्यान रखा जाए और इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया है। सिपाही के खाने की शिकायत पर सियासत अब तेज हो चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। अमृत महोत्सव के शोर शराबा में ऐसा क्यों? अखिलेश ने ये सवाल पूछ दिया है और पुलिस वालों की बात सुनने वाला कोई नहीं है क्या? महोत्सव के नाम पर भूखोत्सव क्यों? अखिलेश यादव ने कड़ा प्रहार किया, ये तीखे लहजे में सवाल किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अमृत महोत्सव के छद्म उत्सव के शोर शराबे में भूख से रोते हुए यूपी के पुलिस वालों की बात सुनने वाला कोई है क्या? महोत्सव के नाम पर भूखोत्सव क्यों? ये देखिए, ये ट्वीट भी किया है और बहुत तीखे सवाल अखिलेश यादव ने पूछे हैं। दरअसल कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक यूपी पुलिस के जवान की ये तस्वीर है और पुलिस वालों की बात सुनने वाला कोई है क्या? अखिलेश ने ये सवाल पूछे हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि अमृत महोत्सव का उत्सव चल रहा है, उस पर भी सवाल उठाए और अखिलेश यादव ने कहा कि ये महोत्सव के नाम पर भूखोत्सव चल रहा है और इसको लेकर उन्होंने कई तीखे सवाल पूछे हैं। जो वीडियो कल से वायरल हो रहा है, उसी वीडियो पर उन्होंने ये तमाम सवाल किए। और वहीं यूपी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर ABP गंगा ने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी से बात की है। उन्होंने बताया कि त्योहारों को देखते हुए लगातार सतर्कता बरती जा रही है। तिरंगा यात्रा को लेकर सरकार अलर्ट पर है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर पर तिरंगा नजर आ रहा है और इसे लेकर इस समय शासन प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारी की है। गृह विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी हुआ है। हमारे साथ में ACS होम अवनीश अवस्थी जी हैं। सर, किस तरह का अलर्ट गृह विभाग की तरफ?
देखिए, अलर्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश में इस पूरे कार्यक्रम में तिरंगा यात्राएं चल रही हैं। जगह जगह गांव-गांव में जो है लोग झंडा लेकर चल रहे हैं। शहरों में जो है स्कूली बच्चे निकलकर जो है कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है हर विभाग जो है किसी न किसी रूप में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो जिले स्तर की कमेटी है वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। माननीय मंत्रीगण के स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं और हर घर झंडा का जो एक अभियान है जिसका कि आपने अभी देखा, उसके क्रम में जो है लगभग 4.5 करोड़ से अधिक झंडे लगेंगे। तो इस पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सभी जनपद के जिलाधिकारी, सभी जनपद के पुलिस के अधिकारी एसओ लेवल तक जो है निर्देशित किया गया है कि कहीं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।